अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सुपर क्लास एगनेथा के बारे में स्टडी किया था। एगनेथन्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें ना तो जॉज हैं और ना ही पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। उसमें हमने क्लास मिक्सिनी, क्लास सेफलोस्पीडोमॉर्फी और क्लास जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है उनके बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कस की थी। आज हमारे पास बारी आती है सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा की। दोनों के अंदर मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि एगनेथन्स जो हैं उनके अंदर कोई जॉज या पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद नहीं है, जबकि सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा जो है उनके अंदर अपेंडेजेस जो है वो पेयर्ड अपेंडेजेस और जॉज की प्रेजेंस दिखाई गई है। Two major developments in the vertebrate evolution were the appearance of jaws and paired appendages. These structures are first seen in the members of superclass Gnathostomata. Jaws are used in feeding and are partly responsible for transition to more active predatory lifestyles. तो इनमें जो बेसिकली नेथोस्टोमेटा के जो एनिमल्स हैं जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं या बोनी फिशेस आती हैं, इनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो पिछले वाले एनिमल्स के मुकाबले यानी एगनेथा के मुकाबले में ज़्यादा है और इनको अपनी फीड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए जो है प्रीडेशन के ऊपर रिलाई करना पड़ा। तो इस प्रीडेशन के लिए इनके पास जॉज का मजबूत होना, उनकी प्रेजेंस होना वो ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी चीज़ जो उनके इस प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के लिए या एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी थी वो इनके अंदर फिन्स और पेयर्ड अपेंडेजेस की मौजूदगी थी। पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश आर अपेंडेजेस यूजुअली जस्ट बिहाइंड द हेड। इसके अंदर एक पेयर्ड फिन जो है वो मौजूद है पेक्टोरल फिन्स के नाम से। हेड के बिल्कुल पीछे थोड़ा सा डॉर्सली प्लेस्ड इसके अंदर एक पेयर मौजूद है जिसको हम पेक्टोरल फिन कहते हैं। पेल्विक फिन्स आर यूजुअली लोकेटेड वेंट्रली एंड पोस्टीरियरली, जबकि पेल्विक फिन्स का एक जोड़ा इसके पास थोड़े बॉडी की वेंट्रल पोजीशन के ऊपर बैकवर्डली मौजूद है। बोथ सेट्स ऑफ पेयर फिन्स आर गिव द फिश मोर प्रिसाइज स्टीयरिंग मैकेनिज्म एंड इंक्रीज द फिश एजिलिटी। तो इन दोनों जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के जो जोड़े हैं इनके पास, इनका मकसद बेसिकली यही है कि फ़िश का जो एक्टिव लाइफस्टाइल है या फ़िश की जो एजिलिटी है उसको ये मुमकिन बना सके। अब हमने इसके अंदर जो नेथोस्टोमेटा है उसके अंदर दो तरह की हमने फ़िशेस पढ़नी है। एक को हम कॉन्ड्रिक्थीस कहते हैं जिसको नॉर्मली कार्टिलेजिनस फ़िशेस कहा जाता है, और दूसरा ग्रुप जो है वो ऑस्टिकथीस का है यानी बोने फ़िशेस का। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एनिमल्स थे इनके अंदर जो पहले मौजूद थे एवोल्यूशनरी लाइन में, यानी जिनको हमने क्लैडोग्राम में भी देखा था और उसको हमने प्लैकोडर्मी के नाम से एक एक्सटिंक्ट ग्रुप हमने इस वहाँ पे स्टडी किया था। तो इसमें प्लैकोडर्म्स जो है वो आजकल नहीं पाए जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक और भी ग्रुप था जो एक्सटिंक्ट हो चुका है फिशेस का, वो था एकैंथोडियंस। ये भी बोने फिशेस से ज़्यादा रेलेवेंट जो है फिश का ग्रुप था, लेकिन आजकल नहीं पाया जाता। तो आजकल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस नेथोस्टोमेटा कैटेगरी के वो हमारे पास दो ही हैं। एक को हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं यानी कॉन्ड्रिक्थीस, और दूसरा ग्रुप ऑस्टिकथीस का है। तो आज हम थोड़ा डिटेल से क्लास कॉन्ड्रिक्थीस के जो फीचर्स हैं उनके बारे में और उनके एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रिक्थीस इंक्लूड शार्क्स, स्केट्स, रेज एंड रैट फिशेस। यानी इसमें बेसिकली शार्क्स आती हैं, रेज आती हैं, रैट फिशेस आती हैं इसके अंदर। मोस्ट कॉन्ड्रिक्थियंस आर कार्निवोरस और स्कैवेंजर्स एंड मोस्ट आर मेरीन। In addition to their biting mouthparts and the paired appendages, chondrichthyans possess epidermal placoid scales and cartilaginous endoskeleton। यानी बेसिकली ये नेथोस्टोमेटा के ऐसे मेंबर्स हैं जिसमें जॉज भी मौजूद हैं, जिसमें पेयर्ड अपेंडेजेस भी मौजूद हैं और जिनमें प्रीडेटरी लाइफस्टाइल भी है। मेरीन एनवायरनमेंट में ये रहने वाले हैं और इसके साथ साथ इनकी कुछ अडेप्टेशंस ऐसी हैं जो कि प्लेकॉइड स्केल के नाम से, यानी इसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्केल्स मौजूद होते हैं। ये बैकवर्डली डायरेक्टेड इसके स्केल्स हैं जिनको हम प्लैक्वाइड स्केल्स कहते हैं। फ़िश में हम नॉर्मली प्लैक्वाइड, टीनॉइड, गैनॉइड स्केल्स के नाम से पढ़ते हैं मुख्तलिफ तरह के, लेकिन जो शार्क्स और रेज स्केट्स हैं इनके अंदर यानी कॉन्ड्रिक्थीस के अंदर जो ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं वो प्लैक्वाइड स्केल्स की टाइप है। इस क्लास की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर दो जो है वो सब क्लासेस इंक्लूडेड हैं। एक सब क्लास थी एलाज्मोब्रैंकी और एक थी होलोसेफली। सब क्लास एलाज्मोब्रैंकी जो है उसके अंदर इंक्लूड हैं यही शार्क्स और रेज, और इसके अंदर आती हैं स्केट्स वगैरह। तकरीबन इस ग्रुप के अंदर, इस सब क्लास एलाज्मोब्रैंकी के अंदर 700 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। Sharks arose from early jawed fishes midway through the Devonian period about 375 million years ago. The absence of certain features characteristic of bony fishes that are swim bladder or that regulate buoyancy, a gill cover and bony skeleton is sometimes interpreted as the evidence of primitive nerves of elasmobranchs.
इसमें ये कहा गया है बेसिकली कि एलास्मोब्रैंक्स जो हैं, जिसमें शार्क्स और रेज और स्केट्स आती हैं, इनके अंदर हम देखते हैं कि हमने बेसिकली इनके जो स्केलेटन है या इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे पड़े हैं जो कि इनके अंदर तो मौजूद नहीं होते लेकिन बोनी फिशेस के अंदर मौजूद होते हैं। यानी बेसिकली जो एलास्मोब्रैंक्स हैं, जिसमें शार्क्स और रेज और स्केट्स आती हैं, इनके अंदर ना तो स्विम ब्लैडर होता है, ना ही गिल कवर होता है, ना ही इनका बोनी स्केलेटन है, यानी कार्टिलेजिनस स्केलेटन है। इनकी जो गिल आर्चेस होती हैं उनके बाहर कोई अपरक्यूलम, कोई कवर नहीं है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वो स्विम ब्लैडर में मौजूद नहीं होता। जबकि बोनी फिशेस के अंदर ये तीनों कैरेक्टर्स मौजूद हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? उनके अंदर अपरक्यूलम भी है, यानी गिल के ऊपर एक कवर भी है, उनके अंदर स्विम ब्लैडर भी है और उनका स्केलेटन भी बोनी है। तो इस चीज़ को इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि शायद एवोल्यूशन में ये जो हमारे पास एलास्मोब्रैंकी है, ये शार्क्स और रेज हैं, ये पहले एवोल्यूशन में सामने आई हमारे, और उसके बाद बोनी फिशेस का एवोल्यूशन उसके बाद हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये साइड बाय साइड दोनों ग्रुप जो हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस के और बोनी फिशेस के जो दो ग्रुप्स हैं, ये साइड बाय साइड ही एवोल्यूशन में सामने आए हमारे। फ़र्क इसमें यह था कि क्योंकि एक ओशनिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हुआ और फिर उसके बाद उनके दरमियान में कॉम्पिटिशन पैदा होना शुरू हो गया सर्वाइवल के लिए, तो इन स्पीशीज़ ने अपनी अपनी एडेप्टिव रेडिएशंस दिखाई, एडेप्टेशंस अपनाई हैं, जिसमें इन रेज और शार्क्स और स्केट्स जो हैं उनके अंदर ऐसी एडेप्टेशंस नहीं आई, जबकि बोनी फिशेस के अंदर ये एडेप्टेशंस आ गई हैं ताकि दोनों ग्रुप्स का सर्वाइवल जो है वो ईजी हो जाए। तो इसमें सिर्फ जस्ट इसकी एडेप्टिवनेस है, बाकी इसमें कोई पहले या बाद में आने वाले एवोल्यूशन का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। अब जैसे पहले आपको बताया कि शार्क्स की बॉडी को अगर देखा जाए तो उनकी स्किन के ऊपर डर्मल प्लैक्वाइड स्केल्स होते हैं, ये पूरी की पूरी बॉडी को कवर किए हुए होते हैं। These scales project posteriorly and give the skin a tough sandpaper texture। जैसे रेगमाल हमने देखा हुआ है कि जिस तरह का वो रफ सा स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह की इनकी पोजीशन होती है। इनफैक्ट ड्राइड शार्क स्किन हैज़ बीन यूज्ड फॉर सैंड पेपर। तो इसको आर्टिफिशियली भी इंडस्ट्रियल जो है वो उसके लेवल के ऊपर भी जो शार्क्स की स्किन है उसको खुश्क करके उसके सैंड पेपर्स या उसके जो इस तरह का टेक्सचर बनाया जाता है। Posteriorly pointed scales also reduce the friction with the water as the shark swims। इसकी posterior या backward डायरेक्शन का मकसद ये है कि इन स्केल्स की बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो फ्रिक्शन को कम से कम कर देती है ताकि शार्क्स की जो स्पीड है, उसकी जो मूवमेंट है, उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके जो जॉज़ का जिक्र किया गया है और जॉज़ के अंदर कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। शार्क टीथ आर एक्चुअली मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल्स, यानी लिटरली ये कोई टीथ नहीं है बल्कि प्लैक्वाइड स्केल ही मॉडिफाई होकर टीथ की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। द रो ऑफ टीथ ऑन द आउटर एज ऑफ द जॉ इज बैक्ड अप बाय द रो ऑफ टीथ अटैच्ड टू द लिगामेंटस बैंड दैट कवर्स द जॉ कार्टिलेज इनसाइड द माउथ। अब इसमें यह होता है कि बेसिकली जो एक्सपोज्ड एरिया है, जो जॉज़ के बाहर की तरफ वाला हिस्सा है जहाँ पे उसके टीथ मैच्योर हो चुके हैं, ये बार बार किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ रगड़ खाकर, कभी किसी चीज़ को शिकार करते हुए या ये टूटते रहते हैं। ये वाले प्लैक्वाइड स्केल्स जो कि टीथ बन गए हैं या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं या इनकी जो है वियरिंग टेयरिंग जारी रहती है। तो इसकी जो है रिप्लेसमेंट के लिए इसके पीछे से डर्मिस में से नए टीथ जो है इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिए जाते हैं। जो यंग शार्क्स होती हैं उनके अंदर ये प्रोसेस ज़रा तेज़ी से होता है कि तकरीबन 7-8 दिन में नए जो टीथ की एक जो लाइन है वो पहले वालों की जगह ले लेती है। As the outer teeth wear and become useless, new teeth move into the position from inside the jaw and replace them। तो इसमें ये होता है कि अगर बाहर वाले दांत जो कि बाहर वाली रो जो है टीथ की वो अगर टूट जाती है तो पीछे से जो टीथ हैं वो मूव करके उसकी जगह पर आ सकते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उनको। इन यंग शार्क्स दिस रिप्लेसमेंट इज रैपिड विद अ न्यू रो ऑफ टीथ डेवलपिंग एवरी 7 to 8 days। Crowns of teeth in different species may be adapted for shearing the prey and for crushing the shells of mollusk। अब इसमें शार्क्स की जितनी भी स्पीशीज़ हैं, हर तरह की जो डाइट है उनकी डिफरेंट होती है, आपस में मैच नहीं करती। तो उसमें हर एक के जो ऊपर क्राउन होता है या टूथ की जो अपर वाली सरफेस है वो हर एक स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट हो सकती है उनकी फूड के अकॉर्डिंगली। यानी किसी में ये नोकीले हो सकते हैं क्राउन, किसी में ये ब्लंट हो सकते हैं, किसी में ये शेल्स जैसे इनवर्टिब्रेट्स के मोलस्का के शेल हैं उनको तोड़ने के लिए मॉडिफाई हुए हो सकते हैं। तो हर एक जो स्पीशीज़ है शार्क की उसकी मॉडिफिकेशंस अलग अलग हैं। अब अगर देखें बॉडी शार्क की, दे रेंज इन साइज़ फ्रॉम लेस दैन 1 मीटर, यानी इसमें जो कम से कम साइज़ है वो 1 मीटर से थोड़ा छोटा हो सकता है। दैट फॉर एग्जांपल इज़ स्क्वालस द लेबोरेटरीज डिसेक्शन स्पेसिमेन टू ग्रेटर दैन 10 मीटर्स।
यानी इसमें यह है कि कम से कम साइज़ तकरीबन 1 मीटर का और ज़्यादा अक्सर जो है वो 10 मीटर से लंबी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बास्किंग शार्क्स एंड वेल शार्क्स। तो इसमें यह है कि जो बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स होती हैं वो अमूमन प्रीडेटरी नहीं होती हैं। दे आर फिल्टर फीडर्स। दे हैव फेरेंजियल आर्च मॉडिफिकेशंस दैट स्ट्रेन द प्लैंक्टॉन्स। जो एक्स्ट्रा लार्ज जो साइज़ वाली हैं हमारे पास, जो लार्जेस्ट शार्क्स जो हैं वो फ़िल्टर फीडिंग करती हैं और इनके जो गिल आर्चेस होती हैं वो बेसिकली एक छलनी का काम कर सकती हैं, एक स्ट्रेन का काम करती हैं, जहाँ पे इनकी जो फूड है वो फ़िल्टर हो जाती है और वो इस तरीके से फूड लेती हैं। द फियर्सेस्ट एंड द मोस्ट फियर्ड शार्क्स आर द ग्रेट वाइट शार्क्स, यानी सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा जो शिकारी हैं वो ग्रेट वाइट शार्क है या एक दूसरी स्पीशीज़ जिसको मको कहते हैं वो पाई जाती हैं। एक्सटिंक्ट स्पेसिमेंस में हैव रीच द लेंथ ऑफ 25 मीटर्स और मोर। तो इसमें यह है कि एवोल्यूशन में स्पीशीज़ आती रहीं जाती रहीं, तो इसमें पिछले ज़मानों में कहीं इतना बड़ा साइज़ भी डिस्कवर हुआ है कि 25 मीटर या इससे भी ज़्यादा साइज़ की शार्क्स पहले एग्जिस्ट करती थी। अब इसमें यह है कि शार्क्स का जो अगर हैबिटेट देखा जाए है तो ओशन ही, लेकिन ओशन के कौन से एरियाज़ हैं? स्केट्स एंड रेज आर स्पेशलाइज्ड फॉर लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर। ज़्यादातर ये समंदर की तह में रहना पसंद करती हैं, लेकिन तह बहुत गहरी नहीं बल्कि शैलो वाटर्स के अंदर, साहिली इलाकों में उसकी तह के ऊपर, उसके फ्लोर के ऊपर ये रहना पसंद करती हैं। दे यूजुअली इनहेबिट द शैलो वाटर्स वेयर दे यूज़ देयर ब्लंट टीथ टू फीड ऑन इनवर्टिब्रेट्स। देयर मोस्ट ऑब्वियस मॉडिफिकेशन फॉर लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर इज़ द लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द पेक्टोरल फिन्स। अगर हम स्केट की बॉडी को देखें या रेज की बॉडी को देखें तो इनके पेक्टोरल फिन्स जो है वो इस तरह से विंग्स की फॉर्म में परों की शक्ल में मॉडिफाई हुए हुए या फैले हुए हैं इसके लेटरल एक्सपेंशंस के तौर पर। लोकोमोशन रिजल्ट्स फ्रॉम द डॉर्सो वेंट्रल मस्कुलर वेव्स दैट पास पोस्टीरियरली अलोंग द फिन्स। इसमें मसल्स मौजूद होते हैं इसकी जो फिन्स हैं और उनकी अंडुलेशन की वजह से, उसकी जो है वो मूवमेंट की वजह से इसकी बॉडी भी मूव करती है। Frequently, elaborate color patterns on the dorsal surface of the animals provide effective camouflage। अब ये जो स्केट्स के ऊपर का कलर बॉडी का आप देख रहे हैं कि इसका आपको धारियाँ नज़र आती हैं, ये शेड्स नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये इनको छुपने में या कीमोफ्लाज करने में, जैसे हमें बहुत आसानी से पता नहीं चल सकता कि बैकग्राउंड जो एनवायरनमेंट है उसी के कलर्स के मुताबिक जो इसकी बॉडी जो है वो छुपी होती है या कीमोफ्लाज की हुई होती है। Stingrays or raja has a tail modified into a defensive lash. The dorsal fin persists as a venomous spine। अब स्टिंगरे जैसे नाम से जाहिर है इसकी स्पीशीज़ ऐसी हैं कि इनकी टेल जो है वो एक डिफेंसिव लैश के तौर पर काम करती है, यानी उसके ऊपर कांटेदार स्ट्रक्चर्स हैं उसकी टेल के, और जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म को या दूसरे एनिमल को या इवन इंसानों को भी वो टच करती है या उसको कोड़े की तरह वो चलाती है तो वो ज़ख्मी कर जाती है या उसको डैमेज कर सकती है दूसरे एनिमल्स को। The dorsal fin persists as a venomous spine. Also included in this group are the electric rays and the manta rays। तो इसमें बहुत सी जो रेज हैं उनके नाम हमने सुने हुए भी हैं, जैसे स्टिंग रे है या इलेक्ट्रिक रे है, तो इनके अंदर जो है वो इस तरह के मशहूर किस्म के ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। A second major group of Chondrichthyans is the subclass Holocephali। अब उसमें दूसरा ग्रुप अगर हम देखें इन्हीं फिश का तो इसमें आता है Holocephali subclass। It contains about 30 species. Frequently studied example, Chimera has a large head with a small mouth surrounded by lips। यानी इसमें नॉर्मली जो है हम रैट फिशेस को शामिल करते हैं। रैट फिश का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक एग्जांपल कैमेरा की आती है और उसमें है कि इसका सर जितना बड़ा है माउथ उसके मुकाबले में उतना बड़ा नहीं है, यानी छोटा सा माउथ है और एक बड़ा उसका हेड है, सराउंडेड बाय लार्ज लिप्स। नैरो टेपरिंग टेल हैज़ रिजल्टेड इन द कॉमन नेम रैट फिश। तो इसमें यह है कि इसकी टेपरिंग टेल होती है, लॉन्ग टेल है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी को देखकर या इसको देखकर एक रैट से मुशाबहत की वजह से इसको रैट फिश का नाम दिया गया है। होलोसेफेलेंस डाइवर्ज फ्रॉम अदर कॉन्ट्रिक्थियंस नियरली 300 मिलियन ईयर्स अगो। तो इसमें एवोल्यूशन में ये साइड बाय साइड होलोसेफेलेंस या रैट फिशेस का ग्रुप भी इवॉल्व होकर सामने आया। सिंस दैट टाइम स्पेशलाइजेशन नॉट फाउंड इन अदर एलास्मोब्रैंक्स हैव इवॉल्व। तो इसमें वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई जो दूसरे एलास्मोब्रैंक्स में नहीं थी, इंक्लूडिंग अ गिल कवर कॉल्ड द अपर्क्यूलम, टीथ मॉडिफाइड इनटू लार्ज प्लेट्स फॉर क्रशिंग द शेल्स ऑफ मोलस्का। यानी इसमें वो तब्दीलियाँ आई जो कि हमने शार्क्स और रेज में नहीं देखी हैं। कौन सी तब्दीलियाँ हैं? इनमें गिल आर्चेस जो हैं उनके ऊपर अपर्क्यूलम भी आ गया, कवरिंग आ गई एक, इसी तरह से इसकी जो टीथ हैं वो बड़ी बड़ी प्लेट्स की फॉर्म में क्रशिंग के लिए जो है मॉडिफाई हो गए ताकि ये मोलस्का के शेल को तोड़ सकें। और इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन इनकी ये है कि रैट फिशेस की बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते, जैसे हमने शार्क्स और रेज में देखा कि उनके अंदर प्लैकोइड स्केल्स थे, रैट फिशेस के अंदर ये एब्सेंट होते हैं।
तो ये कुछ एग्जांपल्स ही हमारे सामने कॉन्ट्रैक्टीज़ की, जिसमें हम अगर इसको ब्रीफली देखें तो हमारे पास 2 सब क्लासेस आती हैं कॉन्ट्रैक्टीज़ में। एक क्लास सब क्लास हमारे पास है एलास्मोब्रैंक्स, जिसमें आती हैं शार्क्स और स्केट्स और रेज। इनके अंदर प्लैक्वाइड स्केल्स मौजूद हैं, इनके अंदर गेल कवर्स नहीं होते हैं। इनके जो मॉडिफिकेशंस हैं इनके फिन्स की या इनके जॉज की इनकी प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के हिसाब से हैं। इनका हैबिटेट जो है वो फ्लोर ऑफ द ओशन है, जहाँ पे ये छुप कर भी रह सकते हैं, कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं। जबकि दूसरा ग्रुप जो हमारे पास होलोसेफेलेंस का है, जिसको हम नॉर्मली रैट फिशेस का नाम देते हैं, इसके अपीयरेंस की वजह से इनको रैट फिशेस कहा जाता है। इनमें वो मॉडिफिकेशंस हुई जो कि ऊपर वाले ग्रुप में यानी सब क्लास एलास्मोब्रैंक्स में नहीं थी। इनके अंदर गिल कवर की भी मौजूदगी बताई गई है। इसके अलावा इनकी टीथ जो है वो क्रशिंग प्लेट्स की फॉर्म में है। और तीसरी मॉडिफिकेशन ये है कि इनकी बॉडी जो है वो स्केल्स से कवर्ड नहीं है, जो कि इनके अंदर स्केट्स और रेस के अंदर मौजूद थे। थैंक यू।